60 का दशक, मुंबई की चोले और गलियां। उस दौर में मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, बल्कि उन अंधेरों का घर भी था जहाँ जुर्म की जड़ें पनप रही थी। उन्हीं तंग गलियों के एक कमरे में एक माँ अपनी सांसें रोक कर बाहर की आहट सुन रही थी। बाहर पुलिस की सायरन और भागते हुए जूतों की आवाजें आ रही थी। उस माँ का नाम था पाटेकर बाई। वह किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनों के साये से डर रही थी। उनका मायका सूर्य परिवार, एक ऐसा परिवार जिनका नाम उस समय दादर और माटुंगा के इलाकों में सम्मान से ज्यादा खौफ के लिए लिया जाता मानिया सुर्वे का परिवार था। माँ जानती थी उनके ननिहाल का खून उबाल मार रहा है। उनने देखा था कि कैसे उसके भाई और भतीजे अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। वो देख रही थी अपने नन्हे बेटे को, एक छोटा बच्चा जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन माँ के कान में मानिया सुर्वे का वह नाम गूंज रहा था जो जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुका था। तभी एक फैसला लिया गया, रातों रात सामान बांधा गया। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं। माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस काली साया से दूर भाग निकली। वह भागकर पहुंची मुरुड जंजीरा के समंदर किनारे, ताकि उनका बेटा मुंबई की उस अंडरवर्ल्ड की हवा से भी दूर रहे, जहाँ सूर्य होना ही मौत या जेल की गारंटी थी। उस माँ ने उस दिन एक अपराधी को नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक लीजेंड को बचाया था। वह बच्चा जिसे वह भाग कर ले गई, वह था नाना पाटेकर। नाना को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन पीछे मुंबई की गलियों में उनका भतीजा मानिया सुर्वे मुंबई का काल बनने की राह पर निकल पड़ा था। नाना पाटेकर अक्सर कहते थे, अगर माँ मुझे उस दिन मुंबई की उन चोल से दूर नहीं ले जाती तो शायद आज मैं भी किसी जेल की सलाखों के पीछे होता, या मेरा भी कहीं एनकाउंटर हो चुका होता। हमारे माँ की तरफ से जो सभी जो है ना फैमिली, वो कॉर्लियोने फैमिली है, सब अंडरवर्ल्ड वाले। मेरी माँ सुर्वे, हमारे मामा जो सभी थे अंडरवर्ल्ड में, तो हम थे बड़े नामचीन। फिल्में बनी है उनको, मतलब नाम नहीं बताएंगे अभी, जाने तो छोड़ो। हम वैसे ना बने, इसलिए हमें उठा के माँ गाँव लेके गई, नहीं तो हम भी वहीं होते। है तो है, वो खून में तो है ना। लेकिन मानिया सुर्वे के पास भगाने के लिए कोई माँ नहीं थी। उसके पास थी तो बस एक चीज, जिद, अक्खे बम्बई पर राज करने की। आज की कहानी उस गोल्ड मेडलिस्ट छात्र की है जिसने कलम छोड़कर बंदूक उठाई और दाऊद इब्राहिम की रातों की नींद उड़ा दी थी। मानिया सुर्वे, जिसके एनकाउंटर को कहा गया भारत का पहला ऑफिशियल एनकाउंटर। आखिर उसे खत्म करने के लिए कितनी ताकतों को एकजुट होना पड़ा था? कैसे थे मानिया सुर्वे की जिंदगी के वो आखिरी लम्हे? उस रोज क्या क्या हुआ था? केम छो मजा मार रे ममा। मुंबई का कीर्ति कॉलेज, साल 1960 के दशक का अंत, जहां एक तरफ छात्र राजनीति और भविष्य के सपनों की बातें हो रही थी, वहीं एक नौजवान था जिसकी आंखों में चमक और किताबों में दिलचस्पी बाकी सबसे अलग थी। नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसे दुनिया आगे चलकर मानिया के नाम से जानने वाली थी। मानिया कोई आम सड़क छाप गुंडा नहीं था रे, वो उस दौर का सबसे पढ़ा लिखा अपराधी बनने की राह पर था। उसने कीर्ति कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, और वह भी 78% अंकों के साथ। उस जमाने में इतने नंबर लाना किसी गोल्ड मेडलिस्ट होने से कम नहीं था रे। मानिया का सपना था एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी। वह हाथ में फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाना चाहता था, न कि बंदूक लेकर गलियों के। लेकिन उसके भाग्य की लकीरें उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लिख दी थी। भार्गव दादा दादर का एक जाना माना बदमाश था। पुलिस की फाइलों में उसका नाम रोज दर्ज होता था। मानिया लाख कोशिश के बाद भी अपने भाई के साये से बच नहीं पा रहा था। पुलिस जब भी भार्गव को ढूंढने आती तो मनोहर को थाने ले जाकर पीटती। एक पढ़े लिखे नौजवान के स्वाभिमान पर यह सबसे गहरी चोट थी। फिर आया साल 1969, वो काला साया जिसने मनोहर को हमेशा के लिए मानिया बना दिया। एक पुरानी रंजिश के चलते भार्गव दादा ने डांडेकर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बदकिस्मती से मानिया उस वक्त वहीं मौजूद था। पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाया और भार्गव के साथ साथ निर्दोष मनोहर को भी मुख्य आरोपी बना दिया। अदालत में जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो वह 78% वाला छात्र अंदर ही अंदर मर गया। उसने जज की आंखों में आंखें डालकर देखा और शायद उसी पल यह फैसला कर लिया कि अगर कानून उसे बेगुनाही का इनाम सजा के तौर पर दे रहा है तो अब वह वही बनेगा जिससे कानून भी डरे। जब मानिया को जेल की कालकोठरी में धकेला गया तो वह अपने साथ सिर्फ सजा नहीं, बल्कि अपनी वह बुद्धि भी ले गया जिसने उसे कॉलेज में टॉपर बनाया था। अब वह इस बुद्धि का इस्तेमाल अपराध की दुनिया का नया सिलेबस लिखने के लिए करने वाला था। पुणे की यरवाड़ा जेल, ऊंची दीवारें और चारों तरफ फैला सन्नाटा। 1969 में जब मनोहर सुर्वे ने यहाँ कदम रखा तो जेल के पुराने कैदियों ने सोचा था कि यह पढ़ा लिखा लड़का चंद मिनटों में टूट जाएगा, लेकिन मानिया टूटने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने के लिए आया था। जेल में जहाँ दूसरे कैदी जुए और नशे में वक्त बिताते,
मानिया का ठिकाना जेल की लाइब्रेरी थी। उसने वहां घंटों बिताए। वहां कोई धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि मशहूर ब्रिटिश लेखक जेम्स हेडली चेस के थ्रिलर उपन्यास पढ़ रहा था। चेस के उपन्यासों में उसने सीखा कि एक परफेक्ट डकैती कैसे की जाती है, पुलिस को चकमा देने के लिए गेम प्लान कैसे बनाया जाता है और गवाहों के मन में डर कैसे पैदा किया जाता है। मानिया सुरवे के लिए जेल एक सजा नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी बन गई थी, जहां वह अपराध की बारीकियां सीख रहा था। उसने जेल के अंदर ही अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया। उसने पहचान की कौन बहादुर है और कौन गद्दार। यही उसकी मुलाकात हुई उन अपराधियों से जो आगे चलकर उसकी सेना का हिस्सा बनने वाले थे। वह कैदियों को उनके अधिकार के बारे में समझाता और जेल प्रशासन से भिड़ जाता। उसके तीखे तेवर और कॉलेज वाली अंग्रेजी देखकर जेलर भी हैरान थे। लेकिन यरवाड़ा में मानिया को समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत जेल के अंदर नहीं, बाहर है। उसने यहाँ रहते हुए दाऊद इब्राहिम के उभरते हुए साम्राज्य की खबरें सुनी और उसे समझ आ गया, अगर उसे मुंबई पर राज करना है तो उसे सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक स्ट्रीट स्मार्ट रणनीतिकार बनना होगा। चेस के उपन्यासों का वह पन्ना मानिया ने अपने दिमाग में उतार लिया था, जिसमें लिखा था, अपराधी वह नहीं जो पकड़ा जाए, अपराधी वह है जो पकड़ में आकर भी निकल जाए। अब मानिया के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, एस्केप, यानी फरार होना। लेकिन यरवाड़ा की चौकसी से निकलना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपनी अगली चाल चली और खुद को रत्नागिरी जेल ट्रांसफर करवा लिया। उसे पता था कि रत्नागिरी की दीवारें कमजोर है और उसकी जीत उन दीवारों से कहीं ज्यादा मजबूत। साल 1979, रत्नागिरी की जेल। मानिया सुरवे अब यरवाड़ा से यहाँ ट्रांसफर होकर आ चुका था, लेकिन यहाँ की सलाखें उसे रोक नहीं पा रही थी। मानिया जानता था कि वह ताकत के दम पर यहाँ से नहीं निकल सकता। उसे अपनी उस बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए वह कॉलेज में मशहूर था। मानिया ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर आज भी पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उसने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। दिन बीत गए, मानिया ने अनाज का एक दाना तक नहीं छुआ। उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसके गाल धंस गए, आंखें अंदर चली गई और जिस शरीर में कभी फौलाद जैसी ताकत थी वह हड्डियों का ढांचा बन गया। देखते ही देखते मानिया सुरवे अपना लगभग 20 किलो वजन कम कर लिया। जेल के डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर इसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो यह मर जाएगा। प्रशासन डर गया। एक पढ़े लिखे कैदी की मौत का दाग वे अपने दामन पर नहीं चाहते थे। मानिया को आनन फानन में रत्नागिरी के एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उसे डेथ बेड पर लेटा देख पुलिस पहरेदार भी लापरवाह हो गए। उसे लगा कि जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तो भागेगा कैसे। लेकिन यही मानिया की चाल थी। एक अंधेरी रात जब अस्पताल के वार्ड में सन्नाटा था और पहरेदार की आंख लग गई थी, तब वह अधमरा दिखने वाला कंकाल अचानक हरकत में आ गया। मानिया ने अपनी बची कुची पूरी ताकत बटोरी, खिड़की के रास्ते बाहर छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। जब सुबह पुलिस की आंखें खुली तो वहां बिस्तर पर सिर्फ खाली चादर थी। मानिया सुरवे अब आजाद था। वह 78% वाला छात्र अब एक खूंखार भगोड़ा बन चुका था। उसने सीधे मुंबई का रुख किया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके दिमाग में जेम्स हेडली चेस की कहानियां थी और दिल में उन पुलिस वालों से बदला लेने की आग जिन्होंने उसे झूठे केस में फंसाया था। मुंबई पहुंचते ही मानिया ने पहला काम किया, अपनी एक नई आर्मी तैयार करना। उसने चुन चुन कर उन लोगों को जोड़ा जो व्यवस्था से नाराज थे। अब वक्त था दाऊद इब्राहिम के उस साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाने का जो उस समय मुंबई की सड़कों पर बेखौफ घूमता था। मुंबई 1980 की शुरुआत समंदर की लहरों से ज्यादा शोर अंडरवर्ल्ड की हलचलों का था। उस वक्त मुंबई की सड़कों पर दो ही नाम गूंजते थे, कास्कर भाई यानी दाऊद इब्राहिम और उसका बड़ा भाई साबिर इब्राहिम कास्कर। वे डोंगरी से निकलकर पूरे मुंबई को अपनी मुट्ठी में करने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन उस वक्त रत्नागिरी जेल की दीवारों को फांद कर एक भूत मुंबई की सड़कों पर वापस लौटा था, मनोहर उर्फ मानिया सुरवे। मानिया को पता था कि अगर उसे अपना वजूद बनाना है तो उसे उस सबसे बड़े पेड़ को काटना होगा जिसकी छाया में पूरी मुंबई दब रही थी। मानिया सुरवे ने वह किया जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन मानिया बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि अकेले इब्राहिम भाइयों की सेना से लड़ना खुदकुशी होगी, इसलिए उसने दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला अपनाया। उसने हाथ मिला लिया पठान गैंग से। करीम लाला का भतीजा समद खान, अमीरजादा और आलमजेब, जो पहले से ही दाऊद की बढ़ती ताकत से चिढ़े हुए थे। मानिया के पास दिमाग था और पठानों के पास बेहिसाब ताकत। इस गठबंधन ने दाऊद के डी कंपनी के साम्राज्य की नींव हिला डाली। मानिया ने दाऊद के इलाके में घुसकर उसके आदमियों को ठोकना, उसके वसूली के धंधे में अड़ंगा डालना शुरू किया और दाऊद को पढ़ा लिखा होने का ताना देता। कहता, साला तू अनपढ़ है रे। दाऊद इब्राहिम जो अब तक सबको अपनी उंगलियों पर नचाता था,
पहली बार किसी ऐसे शख्स से टकराया था जो उससे डरता नहीं था। मानिया सुरवे ने दाऊद के गुर्गों के मन में यह खौफ पैदा कर डाला कि डोंगरी का राजा अब सुरक्षित नहीं। दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी थी। मुंबई के चौक चौराहों पर चर्चा होने लगी थी अब क्या होगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मानिया सुरवे के दिमाग में एक ऐसी खूनी साजिश चल रही थी जो अंडरवर्ल्ड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। वह साजिश जिसका निशान कोई छोटा गुंडा नहीं था रे, बल्कि दाऊद का दाहिना हाथ और उसका सगा भाई साबिर था। 12 फरवरी 1981 रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान दस्तक दे चुका था जो अगले कुछ मिनटों में दाऊद इब्राहिम की दुनिया उजाड़ने वाला था। दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम खासकर अपनी प्रेमिका को छोड़कर प्रभा देवी की तरफ लौट रहा था। वह अपनी मर्सिडीज कार में सवार था और बेखौफ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी हर हरकत पर किसी की पैनी नजर है। मानिया सुरवे ने कई दिनों से साबिर की रेकी की और उसकी फीडिंग सेट कर दी। उसे पता था कि साबिर कब, कहां और किसके साथ होता। जैसे ही साबिर की कार प्रभा देवी के एक पेट्रोल पंप पर रुकी, एक और कार बिजली की रफ्तार से वहां आकर रुकी। कार से 4 साए निकले। उनमें सबसे आगे था मानिया सुरवे और उसके साथ थे पठान गैंग के खूंखार शूटर अमीरजादा, आलमजेब और बाकी सब। कहा जाता है कि इससे पहले कि सबीर अपनी रिवॉल्वर की तरफ हाथ भी बढ़ा पाता, मानिया ने दहाड़ते हुए अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर से गोलियां दागनी शुरू कर डाली। पेट्रोल पंप का वह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मानिया और उसके साथियों ने सबीर को कार से बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया। सबीर के शरीर को गोलियों से छल्ले कर डाला। कहा जाता है कि उस रात मानिया सुरवे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने वह कर दिया था जिसे पूरी मुंबई नामुमकिन मानती थी। उसने डी कंपनी के सेनापति और दाऊद के सबसे करीबी इंसान को उसके ही किले में घुसकर मात दे दी थी। जब यह खबर डोंगरी पहुंची तो दाऊद इब्राहिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मौत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सबीर की लाश को देखकर दाऊद ने उसी रात कसम खाई। रोते हुए वह बोला, मानिया तूने मेरे भाई को मारा है, अब तू अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। सबीर के कत्ल ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा खूनी दौर शुरू किया जिसमें अब कोई नियम नहीं थे। मानिया सुरवे अब सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लेकिन मानिया को यकीन था कि वह दाऊद से 2 कदम आगे है। वह भूल गया था कि दाऊद इब्राहिम अब बदला लेने के वास्ते किसी भी हद तक जाने वाला था, यहाँ तक कि पुलिस से हाथ मिलाने तक। सबीर इब्राहिम के कत्ल के बाद मानिया सुरवे का नाम मुंबई के कोने कोने में खौफ का पर्याय बन चुका था। लेकिन मानिया सिर्फ गोलियों से नहीं खेलता था, उसने दहशत फैलाने के लिए ऐसे तरीके खोजे थे जो आज के दौर में बड़े से बड़े डॉन की पतलून गिली कर डाले। मानिया सुरवे को अंडरवर्ल्ड में एसिड मैन के नाम से भी जाना जाने लगा था। वह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक खास हथियार का इस्तेमाल करता था, एसिड बल्ब। वो अपने दुश्मन के चेहरे पर सीधे तेजाब फेंकवाता था ताकि वे मरे नहीं, बल्कि ताउम्र भयानक दर्द और बदसूरत चेहरे के साथ घुट घुट कर जिए। इस क्रूरता ने बड़े बड़े गैंगस्टरों के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन मानिया को अपना गैंग चलाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। यहाँ उसने फिर से अपने पसंदीदा लेखक जेम्स हेडली चेस के उपन्यास का सहारा लिया। 5 अप्रैल 1981 की तारीख, मुंबई की सड़कें और गवर्नमेंट मिल्क स्कीम की केस वैन। मानिया ने इस लूट को बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म या थ्रिलर उपन्यास की तरह अंजाम दिया। उसने वैन का रास्ता रोका और फिल्मी अंदाज में 1,26,000 लूट लिए। उस जमाने में यह एक बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस इस बात से हैरान थी कि डकैती के बाद मानिया ने कार को ठीक उसी जगह छोड़ा और उसी तरीके से सबूत मिटाए जैसे एक मशहूर किताब में लिखा था। मानिया की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि अब वह पुलिस को चुनौती देने लगा था। उसकी बढ़ती शोहरत और उसकी दहशत ने न केवल पुलिस को बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम को भी एक कोने में धकेल दिया था। दाऊद जानता था कि मानिया को सड़कों पर हराना अब मुमकिन नहीं है। मानिया के एसिड बल्ब और उसकी किताबी रणनीति का मुकाबला करने के लिए दाऊद ने अब पर्दे के पीछे से एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जिसमें मानिया खुद चलकर आने वाला था। एक तरफ मानिया अपनी जीत का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ उसकी मौत का वारंट तैयार हो रहा था, न किसी गैंग की महफिल में बल्कि मुंबई पुलिस के गुप्त कमरों में। मुंबई 1981 का अंत। मानिया सुरवे अब खुद को मुंबई का नया बेताज बादशाह समझ रहा था, लेकिन वह यह भूल गया था कि अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि गद्दारी होती। दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई की लाश पर जो कसम खाई थी उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। दाऊद जानता था कि मानिया कोई मामूली अपराधी नहीं है, वह एक पढ़ा लिखा दिमाग है जिसे आमने सामने की जंग में हराना मुश्किल है। इसलिए दाऊद ने एक ऐसी चाल चली जो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। कहा जाता है कि दाऊद ने अपने खास गुर्गों के जरिए मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के संपर्क साधा
और मानिया सुर्वे की पल पल की जानकारी उन तक पहुंचाने का सौदा किया। इधर पुलिस पर भी भारी दबाव था। मानिया की एसिड बुलेट्स और सरेआम डकैतियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने ऑपरेशन मानिया सुर्वे को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन सवाल एक ही था, मानिया है कहाँ? वह किसी के हाथ नहीं आता था और अपनी लोकेशन हर कुछ घंटे में बदल लेता था। तभी कहानी में एंट्री हुई मानिया की कमजोरी की। मानिया की प्रेमिका विद्या जोशी। मानिया दुनिया के लिए पत्थर दिल था, लेकिन विद्या के सामने एक साधारण इंसान बन जाता था। दाऊद के मुखबिरों को पता चला कि मानिया और विद्या अक्सर छिपकर एक दूसरे से मिलते हैं। बस यहीं से मानिया की मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। 11 जनवरी 1982 की वह सुबह पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। मानिया सुर्वे आज दोपहर वडाला के डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज के पास अपनी प्रेमिका से मिलने आने वाला है। ये खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम का करीबी था। पुलिस के लिए यह मौका सुनहरा था, लेकिन वे जानते थे मानिया को पकड़ना नामुमकिन है। उसे सिर्फ रोका जा सकता है, हमेशा के लिए। एक तरफ मानिया अपनी प्रेमिका से मिलने की खुशी में वडाला की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर इसाक बागवान की टीम ने वडाला को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया था। मानिया सुर्वे को अंदाजा भी नहीं था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वह सीधे मौत की तरफ मुड़ता है। 11 जनवरी 1982 दोपहर के ठीक 1:30 वडाला का डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज जंक्शन रोज की तरह व्यस्त था। छात्र कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, टैक्सियां गुजर रही थी, लेकिन इस भीड़ के बीच 18 साए ऐसे थे जिनकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। ये थे मुंबई पुलिस के खूंखार शार्पशूटर, जिनका नेतृत्व इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट कर रहे थे। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि पुलिस वाले अपनी वर्दियों में नहीं थे। कोई भिखारी बना, कोई टैक्सी ड्राइवर और खुद इसाक बागवान एक कॉलेज प्रोफेसर के वेश में थे, जिनके हाथ में जो किताब थी उसमें लोडेड रिवॉल्वर छिपी थी। तभी एक काली पीली टैक्सी जंक्शन पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला सफेद शर्ट और पैंट पहने एक शख्स। चश्मा लगाए और हाथ में घड़ी पहने यह शख्स कोई और नहीं, मनोहर अर्जुन सुर्वे उर्फ मानिया सुर्वे था। वो अपनी प्रेमिका विद्या से मिलने के लिए पूरी तरह अस्वस्थ होकर पहुंचा था। उसे लगा था कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर निकाला उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मानिया की छठी इंद्री ने उसे खतरे का संकेत दिया। उसने देखा कि कुछ अजनबी लड़के उसे घेर रहे हैं। इससे पहले कि पुलिस उसे सरेंडर करने का मौका देती, मानिया ने अपनी बिजली जैसी रफ्तार से अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकाली, लेकिन उस दिन किस्मत ने मानिया का साथ नहीं दिया। इसाक बागवान ने चिल्लाकर अपनी रिवॉल्वर से पहली गोली चलाई। इसके बाद वडाला का वह इलाका युद्ध का मैदान बन गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कॉलेज कैंपस गूंज उठा। मानिया को सीने और कंधे में कुल 5 गोलियां लगी और खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा। मुंबई पुलिस के इतिहास का पहला आधिकारिक एनकाउंटर अपनी आखिरी सांस ले रहा था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मानिया को तुरंत एम्बुलेंस में डाला गया। अस्पताल वहां से महज 5 मिनट की दूरी पर था, लेकिन वह एम्बुलेंस वहां पहुंचने में 30 मिनट से ज्यादा का वक्त ले गई। उन 30 मिनटों में वैन के अंदर क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि मानिया तड़पते हुए पुलिस को धमका रहा था, गालियां दे रहा था और कह रहा था, तुमने पीठ पीछे वार किया, सामने आते तो पता चलता। जब तक एम्बुलेंस अस्पताल की दहलीज पर पहुंची, मानिया सुर्वे की धड़कनें रुक चुकी थी। वह लड़का जो केमिस्ट्री का गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था, मुंबई की सड़कों पर एक लावारिस लाश की तरह पड़ा था। मानिया का अंत हो चुका था, लेकिन इस एक अंत ने मुंबई में एक ऐसे खौफनाक दौर को जन्म दिया जिसने आने वाले दशकों तक शहर को लहूलुहान कर डाला। मानिया सुर्वे की मौत के साथ मुंबई की सड़कों से एक नाम तो मिट गया, लेकिन पीछे छूट गया एक ऐसा सिलसिला जिसने अंडरवर्ल्ड के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। वडाला के उस जंक्शन पर गिरी खून की बूंदों ने मुंबई पुलिस को एक नया हथियार थमा दिया। मानिया के जाने के बाद दाऊद इब्राहिम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हट चुका था। मानिया की मौत ने दाऊद को वह मौका दे दिया जिसने उसे पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू किया। अगर मानिया जिंदा होता तो शायद डी कंपनी का इतिहास कुछ और होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाना पाटेकर की मां का वह फैसला सबसे बड़ा सच बनकर उभरता है। वह मां जिसने अपने बेटे को सुर्वे परिवार के साये से दूर मुरुड की हवा में पाला। नाना पाटेकर अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं, मेरी रगों में भी वही खून था, वही गुस्सा था। अगर माँ मुझे उस दिन चोल से न निकालती तो आज मैं भी किसी एनकाउंटर की कहानी का हिस्सा होता। ये फर्क था एक सही परवरिश और एक गलत संगत का। ये कहानी उस माँ की जीत की है जिसने नाना पाटेकर को बचा लिया, और उस व्यवस्था की हार की जिसने एक होनहार छात्र को मानिया सुर्वे बना दिया। मुंबई आज भी वही है, समंदर की लहरें आज भी उन्हीं चोल से टकराती हैं, लेकिन मानिया सुर्वे की दास्तां आज भी वडाला की उन दीवारों में कहीं ना कहीं कैद है। तो भाई ये थी पूरी कहानी। अब आपके लिए सवाल,
क्या मानिया सुर्वे को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया था? और क्या मानिया सुर्वे जिंदा होता तो दाऊद इतना बड़ा डॉन बन पाता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।